नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने देहरादून के एक ऐसे हॉस्टल की कहानी लेकर आ गया हूं जो अपने आप एक रात भूतिया बन गया। उसके बाद वहां पर हर एक रात ऐसी कटी कि जिसने भी उन रातों को एक्सपीरियंस किया उसके दिमाग के ऊर्जे पुर्जे खुल गए। ऐसी ऐसी घटनाएं वहां पर होती। रात बेरात किसी भी लड़के के कमरे का दरवाजा कोई खटखटा कर गायब हो जाता। कोई लड़का अपना वॉशरूम में फेस वॉश कर रहा होता था तो सामने का जो मिरर होता था वो फट से करके फूट जाता था। उसे कांच वांच ऐसे उड़ते थे कि आंख वाँख में घुस जाएंगे क्या। कभी भी रात में 3 से 3:30 के बीच में लड़कों के रूम्स की घड़ियां बंद हो जाती। ऐसे ही आज ही सेल बदले आज ही घड़ी बंद हो गई, आज ही सुधरवा के लाए आज ही उतने बजे बंद हो गई। और जैसे समझ लो 3:25 को बंद हो रही है ना, तो सभी के रूम्स की घड़ी 3:25 को ही बंद होगी। ऐसा मतलब जैसे कोई लड़का वॉशरूम गया हुआ है तो वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से अचानक से लॉक हो जाए। ऐसी वियर्ड वियर्ड सी एक्टिविटीज़ उस हॉस्टल में घटने लगी और इस वजह से ये कहा गया वो हॉस्टल देहरादून का सबसे ज़्यादा भूतिया हॉस्टल है। लेकिन एक नॉर्मल सा हॉस्टल भूतिया कैसे बना, आज की इस कहानी से आप लोगों को पता चलेगा। मेरे किसी बहुत करीबी ने यह कहानी मुझे बताया। कौन करीबी है क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कहानी की तरफ फोकस करो, बहुत मजा आने वाला है आज। तो एक दिन की बात है। एक दिन एक लड़का जिसका नाम सूरज था रैंडमली इस हॉस्टल में एडमिशन लेता है। फर्स्ट ईयर की बात थी। ये हॉस्टल किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं था, एक ऐसा हॉस्टल था जहाँ पे दुनिया भर के कॉलेज के बच्चे आके रहते थे। एक प्राइवेट हॉस्टल था, किसी एक पर्टिकुलर संस्था का नहीं था। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का सूरज यहाँ पर एडमिशन लेता है इस हॉस्टल में रहने के लिए। और कमाल की बात ये थी, उसे उसके सेकंड फ्लोर का, हॉस्टल के सेकंड फ्लोर का एक सिंगल रूम मिल जाता है। उस रूम में कोई और लड़का नहीं रहता था। सूरज बहुत खुश होता है, अरे वाह भाई कोई नहीं है, मैं अकेला, कितना मजा आएगा। लेकिन ये उसकी खुशी जो थी वो बहुत दिनों के लिए बरकरार नहीं थी। ठीक 1 हफ्ते बाद रात के समय उसे कमरे का दरवाजा कोई नॉक करता है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक उसकी ही उम्र का लड़का हाथ में बैग लटका है, एक बहुत भारी ट्रॉली बैग ऐसा पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ में, और पसीना पसीना उससे पूछ रहा है कि रूम नंबर यही है क्या। बोला हाँ यही है। बोले आपका नाम सूरज ही है क्या। सूरज बोलता है हाँ मेरा नाम सूरज ही है। हेलो मैं मोहित, ऐसा बोल के हाथ मिलाया और सूरज समझ गया अच्छा यार ये वही मोहित है, इसके बारे में मुझे बताया था वार्डन ने। अभी 2 दिन पहले ही वार्डन ने सूरज को बताया था कि तुम्हारे रूम में एक मोहित नाम का लड़का शिफ्ट हो सकता है, उसका आना नहीं आना हो रहा है, लेकिन तुम प्रिपेयर्ड रहना अपनी तरफ से। हाँ क्या साला अच्छा खासा अकेला अपनी लाइफ काट रहा था। खैर अब सूरज अकेला इस रूम में नहीं बल्कि मोहित उसका रूम पार्टनर बन चुका था और अब हर एक चीज को वो शेयर करने वाले थे। मोहित और सूरज की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कॉलेज भी एक ही था दोनों का, क्लास भी एक ही थी, इस कारण से बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी हो गई। अब दोनों जब भी कॉलेज जाते तो सब लोग ये मानते कि सूरज बहुत जिंदा दिल लड़का है और मोहित बहुत शांत, बिल्कुल एकांत में रहने वाला। ज़्यादा लोगों से बातचीत करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, किसी से स्पेशल बॉन्डिंग भी नहीं थी। मोहित की सिर्फ बॉन्डिंग हुई थी सूरज से, क्योंकि ये दोनों रूममेट्स थे। जब कभी भी कोई भी मोहित से ये बात करता कि तू भाई कहाँ का रहने वाला है, तेरे घर वाले क्या करते हैं, तेरे घर पे कौन कौन है, मोहित बात काट देता। किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताता ही नहीं, शेयर ही नहीं करता। कई बार जब बार बार उससे पूछते, फोर्स करके कोई पूछता, कोई सीनियर रैगिंग के चक्कर में पूछता, तो उसके आंसू तक बह जाते थे। धीरे धीरे करके कॉलेज के सभी लोगों ने, जितने लोग मोहित को जानते थे, सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मोहित की जो फैमिली है उसके साथ थोड़ी डार्क रही है। शायद मोहित की फैमिली उसके साथ अच्छी नहीं है, शायद, या फिर उसकी फैमिली है ही नहीं, इसलिए वो अपनी फैमिली के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलता है। वो कोई गहरी यादों में चले जाता है, इसलिए कॉलेज के हर एक पर्सन ने मोहित से उसकी फैमिली के बारे में पूछना बंद कर दिया। कॉलेज के लड़के बच्चे ये भी नोटिस करते कि जब भी छुट्टियां लगती, सेमेस्टर खत्म होता, अपना मोहित अपने कोई होम टाउन, अपने कोई घर नहीं जाता, बल्कि किसी दोस्त के घर चले जाता। मतलब हल्की फुल्की दोस्ती हुई थी कुछ कुछ लोगों से, उनके घर चले जाता। पूरे कॉलेज के टाइम किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन जब
छुट्टियां लगी है तो किसी से बड़ी गहरी दोस्ती बना लेगा, उसके घर चले जाएगा। 4-5 बार तो वो अपने सूरज के घर ही चले गया था। सूरज भी उससे अब उसके घर के बारे में कुछ नहीं पूछता था, क्योंकि सभी समझ चुके थे इसका घर बार कोई है ही नहीं, शायद कोई सेविंग वेविंग है, उसके चक्कर में ये पढ़ाई कर रहा है जो कि ये किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सब ओके भी थे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। 4th ईयर आता है, सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सब लोग लड़के बच्चे अपने अपने घर, ठीक है, अपने अपने घर चले गए कि अब डिग्री वाला दिन जब आएगा उस दिन सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और फिर मिलेंगे। जैसे सब लोग अपने अपने घर गए, 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने घर गए, तो कुछ कुछ लोगों ने अपने मोहित से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगा मोहित को। बहुत सारे लोगों ने उसको मैसेज किए, इंस्टाग्राम में ढूंढे, फेसबुक में ढूंढे, लेकिन मोहित कहीं पे भी नहीं मिला। जब तक कॉलेज था तब तक वो हर जगह था, इंस्टाग्राम में भी था, फेसबुक में भी था, व्हाट्सएप में भी था, दुनियादारी में भी था। अब वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। सूरज ने भी बहुत कोशिश किया उससे कांटेक्ट करने की। जब सूरज को पता चला कि मोहित से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो सूरज ने भी अपने एंड से किया, तो भी कुछ अता पता नहीं उसका। सूरज का दिमाग ख़राब हो गया। सूरज ने फिर अपने एक दोस्त से बात करते हुए बोला कि यार मोहित हो सकता है क्या, पूरे फुल चांसेस है जिस दिन अपनी डिग्री बटेगी उस दिन कॉलेज ज़रूर आएगा। तब अपन उसको पकड़ के ऐसा पीटेंगे पहले और उससे पूछेंगे कि मोहित तू ऐसी हरकत क्यों किया, सबके कांटेक्ट से गायब क्यों हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट क्यों कर दिया, व्हाट्सएप से क्यों गायब हो गया। आखिरकार वो डिग्री वाला दिन आ गया। सारे बच्चे देश भर में फैले हुए थे, अलग अलग जगहों पर रहते थे, देहरादून के अपने कॉलेज में इकट्ठे हुए और डिग्री ले रहे हैं। और सारे बच्चे नोटिस कर रहे हैं इस क्लास के कि यार मोहित आज भी नहीं आया। सबको बड़ी मोहित की चिंता सताई कि मोहित डिग्री लेने भी नहीं आया। मोहित का पूरा कांटेक्ट खत्म हो चुका है, उससे हुआ क्या है। वो बहुत मिस्टीरियस था। ऐसे बात करते करते इन लोगों ने प्लानिंग बना लिए, चले क्या मोहित के बारे में कुछ पता करें क्या। सूरज झट से बोल पड़ा कि ठीक है चलते हैं। वो किस गांव का था वो मुझे पता है, उतने छोटे गांव में तो हम में से कोई भी नहीं गया होगा। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, वहां पर मेरे साथ तू और तू चल। 3 लड़कों को बोला उसने, तुम लोग चलो मेरे साथ और जितना हो सके अपन उसी खोजबीन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये भी आया कि चलो हम उस गांव में पहुंच भी गए तो ऐसा तो नहीं है कि मोहित विश्व प्रसिद्ध होगा, वहाँ पे वर्ल्ड फेमस होगा। मान लो वहाँ पर जाने के बाद मोहित को कोई पहचाना नहीं तो क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि मोहित का एग्जैक्ट एड्रेस निकलवाते हैं, कॉलेज में तो उसके डॉक्यूमेंट जमा होंगे ही, और उस गांव में पहुंचते हैं। बोले ये भी अच्छा आइडिया है। अब ये सारे के सारे प्रिंसिपल के पास पहुंचे, प्रिंसिपल से बात की कि हमें मोहित का देखने को मिल सकता है क्या, आईडी फाईडी कहाँ का था वो। प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं ये कॉलेज का वो है, रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है, हम डॉक्यूमेंट्स ऐसी दूसरे लड़के के तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकते, मना कर दिए। फिर एक दिन रैंडमली अपने इसी को सूरज को दिमाग में आया कि एक बार मैं मोहित के साथ कहीं घूमने गया हुआ था, वहाँ पर मोहित का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगा था, तो उसने अपना आधार कार्ड मुझे भेजा था। ये लोग दरअसल ना एक वाटर पार्क में जब 2nd ईयर में थे, घूमने गए थे, तो वाटर पार्क में एंट्री के लिए इन लोगों को लगा था इनका आधार कार्ड की फ़ोटो। कोई भी रीज़न रहा होगा, आधार कार्ड की फ़ोटो लगी थी, तो मोहित ने इसके मोबाइल में वो आधार कार्ड की फ़ोटो सेंड किया था अपनी। इसने बोला आधार कार्ड है तो पक्का उसमें एड्रेस होगा। उसने वो आधार कार्ड ढूंढा एकदम ऊपर जाकर 2 साल पहले की फ़ोटो में, और इसे मिल गया। उसने पढ़ लिया गाँव का नाम और एड्रेस, अपने बाकी 3 दोस्तों को बताया कि यार मोहित यहाँ पर रहता था, उसका आधार कार्ड मेरे पास है, फ़ोटो फाटो देखो, अब तो सब है, कोई टेंशन नहीं है, चलते हैं उसके गांव। अब ये लोग पहुँच गए उस गांव में। उस गांव में जैसे ही पहुँचे भैया, शाम का वक्त था, गांव में एक किराना दुकान थी। उससे बोले कि हमें इस घर की तरफ जाना है, कहाँ से रास्ता है। तो आदमी बड़ा हैरानी से इन्हें देखने लगा, एकदम जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। इन लोगों ने बोले पागल आगल है भैया, नशे पत्ती करके बैठा हुआ है। दूसरे के पास जाते, दूसरे आदमी के पास गए, दूसरे आदमी से पूछे, वो आदमी भी इन्हें घूर घूर कर देखने लगा। गुस्से में आकर सूरज ने बोली दिया, अरे भाई आप लोगों से एड्रेस पूछो तो आप लोग ऐसा मुंह बना कर देखते हो, आप ऐसे अजीब शुरू से हो या अभी अभी हुए हो। तो आदमी बोलता है कि नहीं भाई अजीब वाली बात नहीं है, हम हैरान हो रहे हैं इस बात से कि तुमको इस घर की तरफ क्यों जाना है। ये बोलते हैं कि इस घर की तरफ इसलिए जाना है क्योंकि हमारा दोस्त रहता है,
ये बोलते क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हारा दोस्त रहता है उस घर में, चलो पहले थानेदार जी के घर पे, ऐसे कैसे तुम उस घर की तरफ चले जाओगे। ये लोग सुन के एकदम सकपका गए कि अरे भाई हम तो अपने दोस्त मोहित के घर पर जा रहे थे, ये थानेदार जी के घर पर लेकर क्यों जा रहा है। साला मोहित कोई गलत आदमी तो नहीं है। हाँ, हम उसको नॉर्मल आदमी समझ रहे थे, हमारे साथ कोई गड़बड़ इंसान तो नहीं पड़ रहा था। और उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए और हमारे ऊपर भी अब दुनिया भर के इल्ज़ाम लग जाएंगे। इनके दिमाग में दुनिया भर के सवाल आ गए, लेकिन फिर भी अब आ गए हैं गांव में तो पता करना ही है मोहित के बारे में। अब भागेंगे भी तो गांव के बहुत सारे लोगों ने हमको देख लिया। ये चीज़ सूरज और उसके दोस्त ने सोचे कि गांव के बहुत सारे लोगों ने देख लिया हमको कि मोहित को ढूंढते ढूंढते हम देहरादून से आए हैं। थानेदार जी के घर तक बात पहुंच जाएगी और फिर पुलिस हमको ढूंढते ढूंढते देहरादून भी पहुंच जाएगी और हम लोग जेल में भागने के इंतजाम में। इससे अच्छा है कि हम चीज़ों को फेस करते हैं और पुलिस को भी साफ बता देते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम भैया मोहित ने क्या किया, मोहित कहाँ रहता है। ये सोच के सब कोई थानेदार साहब के घर पर पहुंचे तो थानेदार साहब, शाम का वक्त था, अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में बैठे हुए हैं। इनको कुर्सी में बिठाए, चाय पानी लिए, इन लोगों को चाय पानी दिए मतलब प्रॉपर। ये लोग डर रहे हैं कि अब हमारे ऊपर गाज गिरती है। थानेदार साहब बोलते हैं कि चलो अभी तुम सब जेल चलो, ये वो, लेकिन थानेदार साहब ने कुछ बोले नहीं। अब चाय नाश्ता ख़त्म हो गया, फिर थानेदार साहब बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों को उस घर की तरफ जाना क्यों है। ये बोलते हैं कि बस वहाँ पर हमारा एक दोस्त रहता मोहित, ऐसा ऐसा हुआ, मतलब पूरी बात बताए थानेदार साहब को। थानेदार साहब बोलते हैं कि चलो तुमको जाना ही है ना, कुछ बताऊंगा नहीं, उस घर की तरफ लेकर चलता हूँ और फिर तुम अपनी आंखों से देखो। थानेदार साहब उठे, अपने कपड़े पहने, नॉर्मल कपड़े, पुलिस की वर्दी नहीं। इनके दिमाग में टेंशन, चारों के दिमाग में, कि चल क्या रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है। ये बस फ्लो के साथ बहे जा रहे हैं। थानेदार साहब निकले, ये भी निकले और एकदम आउटर से इलाके में, इस गांव के बिल्कुल आउटर इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने पहुंचे और थानेदार साहब बोलते हैं कि ये है तुम्हारे दोस्त का घर। ये देख के पूरे शॉक्ड, क्योंकि ये झोपड़ी किसी भी एंगल से रहने लायक नहीं थी, इंसानों के रहने लायक तो कतई नहीं। हाँ, कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, चूहे, कुत्ता, बिल्ली रह सकते थे, क्योंकि वो जो झोपड़ी थी वो पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। इनका दिमाग खराब हो गया, सर आप क्या बात कर रहे हैं, मोहित यहाँ पर रहता है। बोले रहता है नहीं, रहता था। तुम्हारा दोस्त जिस मोहित की तुम बात कर रहे हो वो अभी से ठीक 4 साल पहले मर चुका है। घबरा कर तुरंत सूरज बोलता है, सर 4 साल पहले उसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो मेरा रूममेट बना था ठीक 4 साल पहले। अभी 4 साल हुए, डिग्री मिली है हमको, ये इम्पॉसिबल बात कर रहे हो आप। बोले अच्छा चलो आओ। अब थानेदार साहब इन तीनों को पकड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। उस पेड़ के नीचे 3 पत्थर बने हुए थे। उन तीनों पत्थरों में नाम लिखे हुए थे अलग अलग। एक में मोहित लिखा हुआ था, एक में एक आदमी का नाम, एक में एक औरत का नाम। बोले देखो ये है मोहित, यहाँ पर मोहित की अस्थियाँ दफन है। तो ये शॉक्ड, बोले बाजू वाले, ये उसके पिताजी। बोले और ये? बोले ये उसकी माता जी। बोले ये कैसे हो सकता है सर, क्या बात क्या है, आप थोड़ा हमें बताइए, हमको बहुत डर लग रहा है। थानेदार साहब बताते हैं ये सारी चीज़ों की शुरुआत अभी से लगभग 11-12 साल पहले हुई थी। 11-12 साल पहले। दरअसल मोहित के जो पिताजी थे, अब थानेदार साहब जो कुछ भी इनको बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से सुनो। दरअसल मोहित के जो पिताजी थे वो बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें सट्टा खेलने की बड़ी गंदी आदत थी। सट्टे के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा घर बार बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। उनके पास केवल एक ही जमीन बची जिसमें वो झोपड़ी जो तुमने अभी देखे वो बनी हुई है। सब कुछ जब खत्म हो गया वो अपनी जमीन की तरफ आए, यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी बनाए और रहना शुरू कर दिए। मोहित, मोहित की माताजी, मोहित के पिताजी, ये लोग वहां पर रहना शुरू कर दिए। पिताजी ने, मोहित के पिताजी ने सट्टा खेलना तो छोड़ दिए, लेकिन शराब की लत उनकी खत्म नहीं हुई। वो रोज शराब पीते, पागलों की तरह शराब पीकर आते और मोहित की मां से लड़ाई करते। मोहित उस समय 11-12 साल का रहा होगा, ज्यादा नहीं। इस वजह से मोहित का दिमागी संतुलन खो गया। एक दिन बहुत गंदी लड़ाई हो रही थी दोनों की। मोहित गया, ईंट उठाया,
और ईंट से दोनों का सर खोल दिया। ऑन द स्पॉट मोहित के माँ बाप निपट लिए। पूरे गांव के लोग, फिर मोहित चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में घूमने लगा। गांव की तरफ आकर गांव के लोग पहुंचे, फिर गांव वालों ने मिल के उनका अंतिम संस्कार कर दिए। पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने उस 11-12 साल के मोहित को जो सुधार केंद्र होता है ना, जुवेनाइल, वहाँ पर भेज दिए। वहाँ पर मोहित आने वाले 7-8 साल तक रहा शायद। फिर मोहित आया तो 18-19 साल का हो गया था, बड़ा हो गया था। उसी रात को वो मेरे घर पर आया, बोला कि थानेदार साहब, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। थाने में रह रहकर मुझे दिमाग आ गया है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मुझे पढ़ाई करना है। तो मैंने भी उसे 50,000 रुपये की शुरुआती मदद कर दिया। 50,000 रुपये कैश पड़े हुए थे, मैंने मोहित को दे दिया। और रात का वक्त था, मैं बढ़िया सो गया। सुबह जागा तो पाया पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। जब मैं गांव वालों के साथ मोहित के घर तरफ पहुंचा तो क्या देखा कि मोहित ने खुद को खुश कर लिया। मैंने जो 50,000 रुपये दिया था उसमें से 1 रुपये का भी उपयोग नहीं किया है। पूरे 50,000 के 50,000 उसके पैंट के जेब में रखे हुए थे। पूरे गांव वालों ने मिलकर मोहित का भी अंतिम संस्कार कर दिया। और ये जो पेड़ है ये भी उनकी ज़मीन का एक हिस्सा है। यहाँ पे मोहित की अस्थियों को भी दफना दिया। तो मोहित के पिताजी, मोहित और मोहित की माताजी एक साथ आराम कर रहे हैं अगली दुनिया में। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी वो जो झोपड़ी थी वो भी खंडर वीरान बनने लगी। उसको देखने पूछने कोई नहीं आया। फिर आज तुम लोग आए, लेकिन मैं सब समझ गया। मोहित जो कि पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन था, अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, करने से पहले ही शायद अपनी दिमागी परिस्थिति की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मजबूरियों ने उससे शायद वो कदम उठवा लिया होगा जो कि बहुत गलत था। मोहित ने वो कदम उठा लिया, लेकिन मोहित की अतृप्त आत्मा उस सिचुएशन से हट नहीं पाई और वो पढ़ाई करने गई। उस कॉलेज में, उस हॉस्टल में उसने वो सब कुछ किया जो एक इंसान कर सकता था। शायद तुम्हारे साथ रहकर वो 4 साल पढ़ा और अब देखो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हुई और मोहित की आत्मा को शायद शांति मिल गई। अब कहीं है भी नहीं, तुम 3 और हम खड़े हैं। इनका सुन के तो दिमाग खराब हो गया। इसके साथ एक दोस्त गया हुआ था सूरज का, बोलता है भाई चल जल्दी, मेरे को यहाँ पे रुकना ही नहीं, थोड़ी देर भी नहीं रुकना है। ये लोग बस थानेदार जी के घर पर आए हैं, थोड़ा सा एक चाय और पी है और फटाक से पकड़े हैं गाड़ी और निकले हैं। 4 व्हीलर से आए थे, निकले अपनी गाड़ी से। भाई पूरे रास्ते भर सूरज को यही कहते हुए उसके दोस्त लोग आए हैं कि देख भाई, मोहित जो था वो इस गांव का था ही नहीं। शायद मोहित ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ फेर बदल करके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाया। मतलब शायद मोहित सचमुच में कोई गड़बड़ आदमी था जो कि अपनी पढ़ाई कर लिया और इंडिया छोड़ के कहीं भाग गया है, गलत काम करने के लिए, गलत हरकत करने के लिए। उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चल पाए, इसलिए उस लड़के ने, जो कि मोहित था ही नहीं, उसने मोहित की आइडेंटिटी यूज़ किया। शायद वो मोहित को जानता था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो सूरज का रूममेट था वो मोहित था ही नहीं, उसने एक्चुअल मोहित की आइडेंटिटी यूज़ किया था और पढ़ पुढ़ा के वो भाग गया। लेकिन सूरज अभी भी ये मानता है कि नहीं, जो मेरे साथ था वो एक भूत ही था, क्योंकि जब से वो हॉस्टल में रहने आया था तब से ही हॉस्टल में अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए थे। यहीं पर होती है कहानी ख़त्म। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं खुद सूरज ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा तो सोचा आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को एक अलग लेवल का मनोरंजन, एक डिफरेंट सी सीख मिले। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।